Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 11 December of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, कहते हैं क्वाड जो है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके बारे में हमने कल बात भी की थी, वो कब स्टार्ट हुआ था, उसे स्टैब्लिश कब किया गया है क्वाड को, कहते हैं आपको बताना है कब स्टैब्लिश किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है पोषण अभियान, जो क्या कहते हैं छोटे बच्चों के लिए ये जो अभियान शुरू हुआ है पोषण अभियान, ये कब शुरू हुआ है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, पोषण अभियान कब शुरू हो गया। तो क्या कहते हैं इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई वर्ड आपको समझ में ना आ रहा हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, क्या कहते हैं वहाँ पे ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसको भी क्लिक करके आप टेलीग्राम में डायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आप यहाँ पे एक ज्वाइन ऑप्शन आएगा, ज्वाइन पे क्लिक करके आप क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और जल्दी हम लोग एक नया प्रोग्राम लाने वाले हैं वोकैबुलरी सेक्शन का, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा हर प्रिपरेशंस के लिए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट आस्क्स फार्मर्स यूनियंस टू रिकंसीडर इट्स प्रपोजल कि डोर्स नॉट शट सेज यूनियन बट कॉल फॉर अ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है, कहते हैं फार्मेसी की जो प्रपोजल उनके द्वारा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो होम मिनिस्ट्री ने जो प्रपोजल दिया था कि कहते हैं कि एमएसपी नहीं हटेगा, मंडी सिस्टम रहेगा, और जो और भी प्रपोजल में जो बात थी वो कहते हैं फिर से रिकंसीडर करने के लिए कहा है फार्मर से कि किसान फिर से उसे रिकंसीडर किया जाए, क्योंकि वो एक सॉल्यूशन है। तो उस पर उन्होंने यूनियन ने कहा है कि अभी पूरी तरह से हमारे बीच में बातचीत खत्म नहीं हुई है, अभी भी दरवाज़ा खुला है, कि दो क्या कहते हैं दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है कि हम दोनों कहते हैं गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में बात ना हो। हमें बस एक चाहिए कि कॉन्क्रीट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए हम बात कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ में वही बात की गई है कि रिस्पॉन्सिंग टू एन अपील ऑन थर्सडे की सेंटर दैट द फार्मर्स यूनियन रिकंसिडर इट्स प्रपोजल। क्या कहते हैं कि यूनियन ने कहा है, क्या कहते हैं कि फार्मर्स रिकंसिडर करे अपना, सेंटर ने कहा कि फार्मर्स यूनियन रिकंसिडर करे जो प्रपोजल दिए गए। उस पर जो सम्मुख किसान मोर्चा है, जॉइंट फ्रंट ऑफ द फार्मर्स यूनियन, उन्होंने कहा कि अभी दरवाजे बंद नहीं हुए नेगोशिएशंस के, अभी भी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमें एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन की बात है कि अगर कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मिलता है तभी हम एग्री करेंगे, वरना ये प्रोटेस्ट जारी होगा। ये इसलिए भी जल्दी सेंटर चाह रहा है कि जल्दी ये सॉल्यूशन ख़त्म हो, क्योंकि फार्मर यूनियन ने कह दिया है कि 12 दिसंबर से ये जो प्रोटेस्ट है ये थोड़ा और तेज होगा, और क्या कहते हैं आगरा जयपुर रोड पूरा ब्लॉक किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो इसको थोड़ा और बढ़ने के लिए क्या कहते हैं फार्मर्स यूनियन ने कहा है 12 दिसंबर से, तो इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि उससे पहले क्या कहते हैं इसका एक सॉल्यूशन कॉन्क्रीट सॉल्यूशन ढूंढ ले, और जो प्रपोजल दिया गया है वो फार्मर्स के द्वारा एक्सेप्ट हो जाए, या तो कोई और सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये गवर्नमेंट सोच रही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल रिफ्लेक्ट इंडियाज एस्पिरेशंस मोदी। कि ये कहते हैं कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है वो इंडिया की जो नई न्यू जनरेशन है, जो उसकी एम है या जो उसका डिज़ायर है, जिस तरह से हमारा पार्लियामेंट होना चाहिए उस तरह बनाने की बात की गई है, कि वो रिफ्लेक्ट करेगी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, इंडिया को एक तरह से इंडिया की यूथ को रिप्रेजेंट करेगी, जो यूथ का डिज़ायर है तो उसको रिप्रेजेंट करेगी, ऐसा हमारे पीएम का कहना है। उन्होंने कहा जो ये नया पार्लियामेंट बन रहा है वो पूरी तरह से एमलगेमेशन है, कहते हैं मिक्सचर है न्यू ईयर एशियन पार्लियामेंट का, जो पहले पार्लियामेंट था और जो इस वक्त नई जनरेशन है, दोनों को मिला के जो पार्लियामेंट होना चाहिए उसे वो बनाया गया है। इसमें कहा गया, पीएम नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को कहा कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी ग्राउंड सेरेमनी हो चुकी है, कल कल हुई 10 दिसंबर को, और ये एस्पिरेशन है एक तरह से रिफ्लेक्ट करेगा एक एक्सप्रेशंस को जो 21st सेंचुरी इंडिया को चाहिए। तो इसमें यही बात की गई है। तो इसमें ये देखिए आप देख सकते हैं न्यू सीट ऑफ पावर, ये इसका शेप ट्रायंगुलर होगा, टोटल एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर का, मेन स्पेस है लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल लॉन्च। इसका थीम होगा, थीम ऑफ इंटीरियर, लोकसभा का होगा पिकॉक जैसे नेशनल बर्ड है, राज्यसभा का लोटस, आप ये याद रखिएगा थीम,
लोकसभा का पीकॉक है, नेशनल बर्ड जो है। लोटस है, राज्यसभा का नेशनल फ्लावर है। सेंट्रल लॉन्च का बनियन क्या कहते हैं, जो नेशनल ट्री है। लोकसभा में 888 सीट्स होंगी। क्या कहते हैं, करंट चैम्बर कैन अकोमोडेट, जो इस वक्त है वो 552 पीपल को अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन जो नया होगा वो 888 होगा। राज्यसभा में 384 सीट, और लोकसभा हॉल होगा वो थोड़े और एडिशनल कैपेसिटी होगी उसमें, लगभग 1272 सीट्स की, जिसके कारण जॉइंट सेशंस जब हों, जो जॉइंट सेशंस होते हैं क्या कहते हैं उनमें दोनों क्या कहते हैं मेंबर्स रह सकें, लोकसभा राज्यसभा के। नेशनल एम्बलम जो होगा वो कहते हैं एट द टॉप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग होगा, वो क्राउन करेगा एज अ क्राउन। इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा है। आर्किटेक्ट है एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 971 करोड़ माना जा रहा है। इसकी कंप्लीशन डेडलाइन मानी जा रही है अक्टूबर 2022 तक, जो विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो उसमें याद करने की बात ये है, मैक्सिमली जो अभी न्यूज़ में आ सकता है, पेपर में आ सकता है, वो यही है जो थीम दिए गए, लोकसभा का पीकॉक, राज्यसभा का लोटस और सेंट्रल लॉन्च का बनियन ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, हेल्प एज इंडिया प्रेजेंटेड यूएन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020। किसमें दिया गया है कि हेल्प एज इंडिया जो है उसने प्रेजेंटेड इस बार किया है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड को 2020, जो एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। तो क्या कहते हैं इसमें कहा गया है, क्या कहते हैं इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1981, ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड को। ये क्या कहते हैं इंडिया में 28 साल बाद हुआ है। इससे पहले जब मिस्टर जीआरडी टाटा थे उस वक्त इसे क्या कहते हैं उन्हें दिया गया था। तो अब इस जाके हेल्प एज इंडिया ने इसको आगे बढ़ाया 28 साल बाद। तो हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड को। इसको हम लोग देख लेते हैं, इसमें फंड होता है यूएन पॉपुलेशन फंड, उसको देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ये एक सब्सिडरी ऑर्गन है यूएन जनरल असेंबली का, और एक वर्क करता है एज अ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। इसे एस्टेब्लिश किया गया था एज अ ट्रस्ट फंड इन 1967, और इसे ऑपरेशन में लाया गया 1969 में। 1987 में इट वाज कैसे इसे ऑफिशियली रीनेम किया गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से। इससे पहले इसे यूएनएफपीए कहा जाता था, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। तो इसीलिए इसे लिखा जाता है यूएनएफपीए। मैक्सिमली जहाँ जगहों पे ये इसे यूएनएफपीए ही लिखा जाता है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, लेकिन इसको अब नाम रख दिया गया है यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड। तो यूएनएफपीए इज नॉट सपोर्टेड बाय यूएन बजट, इससे यूएन बजट से इसे पैसा नहीं मिलता। ये वर्क डायरेक्टली टू टैकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं हेल्थ सेक्टर्स में, एजुकेशन में, जेंडर इक्वालिटी में। आप ये याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 जो है वो हेल्थ है, एजुकेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, और जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल गोल 5। तो ये 3 4 5 आप याद रखिएगा, हेल्थ एजुकेशन और जेंडर, HEG। HEG से याद रखिएगा आप, HEG 3 4 5। तो कभी कभी पूछ लेते हैं सस्टेनेबल गोल कौन 3 कौन क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, तो एक कोई भी आ सकता है, तो आप ये याद रखिएगा HEG से 3 4 5। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है ग्रेन एंड शेफ। इसमें बताया गया है कि द सेंटर मस्ट फर्स्ट इम्प्लीमेंट इट्स प्रपोजल बिफोर कंटिन्यूइंग टॉक्स विद द फार्मर। इसमें कहा गया है कि जो सेंटर है उससे पहले अपने जो प्रपोजल उसने दिया था फार्मर्स को उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कहते हैं कि पहले बात होने से पहले फार्मर से उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके बारे में और सोचा जाए कि उसमें क्या कहते हैं चेंजेस आ सकते हैं, और फिर उसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए उसके बारे में बात हो, फिर फार्मर से उस पर बात करनी चाहिए। कि इसमें वही बात की गई कि न, जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट है इस वक्त सेंटर में, सेंटर गवर्नमेंट वो सोच रही है क्या कहते हैं कि फार्मर्स यूनियंस ने कह दिया है कि दिसंबर 12 से जयपुर से आगरा तक जो हाईवेज, दिल्ली हाईवेज, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसलिए सोचा जा रहा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कि लोगों को दिक्कत ना हो, कि वो क्या कहते हैं गुस्सा हो गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही, तो इसलिए सोच रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि एक्शन लिया जाए, ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो। और इसलिए क्या कहते हैं वो क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट है तो उनको वैसे क्या कहते हैं भगा भी नहीं सकते, क्या कहते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं ज़रूरी है कि कोई स्टेप लिया जाए, कोई एक रिजल्ट लाया जाए, कंक्लूजन, तभी हम इसे रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमने देखा कि कई लेवल्स ऑफ टॉक्स हुई हैं क्या कहते हैं सेंटर और फार्मर्स यूनियंस के बीच में, कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि उन गवर्नमेंट ने एक प्रोक्योरमेंट नहीं दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिमेन की, पूरा रिजल्ट नहीं आया। प्रपोजल में ये कहा गया है कि जो लॉज अमेंड है वो पूरी तरह से नहीं हटाए जाएंगे, कुछ चेंजेस लाने की बस बात की गई थी, प्रपोजल जो दिया गया था अभी।
लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्राइवेट मंडीज जो हैं उनमें कोई बात नहीं की गई, और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके बारे में भी बात नहीं थी। इसमें ये भी कहा गया, इन दिस बैटल ऑफ अनइक्वल्स द गवर्नमेंट शुड लुक एट जस्ट सेटलमेंट नॉट अ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। कि इस वक्त कहा गया जो एक बैटल है अनइक्वल्स के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, उसमें गवर्नमेंट को एक सेटलमेंट में जाना है, ना कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज में। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले साल दो दो इलेक्शन हैं लगभग। तो कहते हैं दो स्टेट्स के इलेक्शन है, तो चाहिए कि सेंटर को रिजल्ट ढूंढना होगा, वरना उनका रिजल्ट इलेक्शन में काफ़ी इफेक्ट आ सकता है इसके कारण। तो इसमें एट लास्ट कहा गया, एज अ स्टार्ट द सेंटर मस्ट गो अहेड एंड फुलफिल ऑल द प्रोमिस इट मेड टू द एजुटेशन फार्मर्स। कि क्या कहते हैं फार्मर से नेगोशिएट किया जाए और देखा जाए कि गारंटी किया जाए उनको एमएसपी पे, और रीअश्योर किया जाए प्रोक्योरमेंट और सब्सिडीज पे। क्या कहते हैं फार्मर्स को क्या कहते हैं समझाया जाए कि नेगोशिएट बात हो दोनों के बीच में, और जो फार्मर्स चाहते हैं उनके बारे में सोचा जाए, और उसका क्या मैक्सिमम क्या रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में बात हो। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है ट्रू टू इट्स नेम, कि डीसीजीआई डिड वेल टू सीक मोर डाटा बिफोर क्लियरिंग इमरजेंसी यूज ऑफ वैक्सीन। कि जो डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इमरजेंसी यूज देने से पहले वैक्सीन को, जो दो वैक्सीन चल रही हैं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो उनको इमरजेंसी यूज देने से पहले उनसे कहा है कि और डाटा उनको प्रोवाइड किया जाए डीसीजीआई को, क्योंकि डाटा कम प्रोवाइड किया गया है। इसमें कहा गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी भी डाउट और कंसर्न में रखा है कि इनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया जाए कि नहीं। जो वैक्सीन अप्रूव की जा रही हैं, कि दो वैक्सीन जो है जो मैन्युफैक्चर की गई इंडिया में, क्योंकि उनके पास एब्सेंस ऑफ डाटा है, जो सफिशिएंट डाटा की जरूरत है वो नहीं प्रोवाइड है। जैसे हमने देखा है कि जो भारत बायोटेक उसने फेज 3 ट्रायल का डाटा नहीं दिया है, सिर्फ जो इंटरम सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी डाटा है इन फेज 1 और फेज 2 का, सिर्फ वही प्रोवाइड किया गया है। इसलिए कंसर्न क्या कहते हैं डीसीजीआई पे आता है, अगर कुछ भी इन फ्यूचर हुआ तो डीसीजीआई को खतरा होगा, क्योंकि तो उस पर क्वेश्चन होगा कि आपने कैसे अप्रूवल दिया। तो इसलिए डीसीजीआई ने अप्रूवल अभी नहीं दिया है इमरजेंसी यूज़ का भी, क्योंकि फेज 3 ट्रायल का डाटा भारत बायोटेक के द्वारा नहीं दिया गया है। उसी तरह सेरम इंस्टीट्यूट ने भी जो फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा तो दिया है, लेकिन मिड नवंबर तक का, अभी तक का नहीं, दिसंबर तक का नहीं, मिड नवंबर तक का। तो वही बहुत जरूरी है कि पूरा डाटा दिया जाए स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर तक का, जिससे एक रिजल्ट आ पाए क्या कहते हैं किस तरह की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा कि यूके ने अप्रूव किया है एमआरएनए वैक्सीन को, यूएस बेस्ड जो फाइजर है। नो कंट्री इंक्लूडिंग द यूके हैज अप्रूव्ड द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय लंदन में एस्ट्राजेनेका। इससे इसके अलावा यूके के अलावा और कोई कंट्री नहीं जिसने इसको इस वैक्सीन को अप्रूव किया गया हो। एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो वैक्सीन अब बनाई गई है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, उसको किसी और ने अप्रूवल नहीं दिया है। एट लास्ट इसमें कहा गया इस वक्त जरूरी है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो ट्रायल्स हैं उनको अच्छी तरह से एक स्टैंडर्ड वे में करें, सबमिट करें कॉम्प्रहेंसिव डाटा, और जो लूजिंग पब्लिक ट्रस्ट है उसको लूज ना होने दे लोगों का पब्लिक ट्रस्ट, वरना इमरजेंसी यूज में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा और वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। और हमने देखा है कि हमारे पीएम ने कह दिया है कि कुछ वीक्स में वैक्सीन आ सकती है, और कहते हैं अभी तक डीसीजीआई ने अप्रूवल नहीं दिया है। तो वही सोचने की बात है, कहते हैं कि कैसे वैक्सीन आएगी, इसलिए कोई प्रेशर डाल के ना अप्रूवल ले लिया जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरा डाटा दोनों कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड होना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है डीसीजीआई, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये एक स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया के लिए वर्क करते हैं। ये एक एपेलेट अथॉरिटी है जो कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ ड्रग्स होता है उसको मेंटेन करते हैं। ये प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड को। ये लाते हैं यूनिफॉर्मिटी इन्फोर्समेंट, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उसके इन्फोर्समेंट में। ये ट्रेन करते हैं ड्रग एनालिस्ट को, जो स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज और जो अदर इंस्टीट्यूशन से आते हैं डेप्यूटेशन पे, उनको ये ट्रेन करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है ऑल इज नाउ फेयर इन इंडियाज एलिंग पेडागोगी स्पेसेस। इस एडिटोरियल में बात की गई है, जैसे हमने देखा कि लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण, कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ रही है। जैसे हमने देखा कि जो नर्सरी में बच्चे थे उनको भी ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। जहाँ पे एक वर्चुअल लर्निंग की ज़रूरत है, वहाँ पर भी ऑनलाइन वे में कैसे स्टडी हो रही है वही बात की गई इसमें। इसमें वही कहा गया है कि जो रिकनसाइलिंग द न्यू टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशनल थ्योरी जो है वो ईजी नहीं हो सकती।
इसमें यही कहा गया है कि schools have struggled to cope with the pressure कि जो मार्केट फोर्सेस और थॉटलेस पॉलिसीज हैं उनके साथ हमने देखा है कि कई चेंजेस आए हैं स्कूल स्टूडेंट क्या कहते हैं एक टीचर स्टूडेंट रिलेशन में, क्योंकि एक वर्चुअल लर्निंग ना होके क्या कहते हैं कोई भी बड़ी क्लास में हो या छोटी क्लास में बच्चा हो उसको इसमें दिक्कतें फैल रही हैं। जैसे हमने देखा है कि कुछ जगहों पे जहाँ पे लोगों के पास लैपटॉप स्मार्टफोन्स नहीं है, उनको जहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस नहीं है किसी के पास, तो वहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है उन स्टेट्स में। तो उनके पास इतना ही मटेरियल है कि कुछ दिन पढ़ सकें वो लोग, और उसके बाद वो कैसे पढ़ेंगे उसके लिए एक टेंशन है। तो उस पूरे एडिटोरियल में बात की गई है। एक बात इसमें ये भी है, क्या कहते हैं कि नो सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन, कि इस वक्त हमने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं चाइल्डहुड में सब वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो छोटे बच्चे आपने देखा होगा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं फेस टू फेस विद सेल्फ स्टाइल वीडियो टीचर्स जैसे, जो अपने सब्जेक्ट तो पढ़ा दिए थोड़े बहुत पढ़ा दिए, उसके बाद वो बच्चे गेम खेलते हैं, फैंटेसी ऐप मेकर्स कोडिंग इंस्ट्रक्टर, इस तरह के कई ऐप्स वो लोग चलाते हैं, जिसके कारण एक सेफ्टी नेट की ज़रूरत है जिसको हम लोग इससे कंट्रोल कर सकें। तो इसमें ये भी लिखा है कि फैसिनेशन ऑफ प्रेरोसिटी, कि हमने कई दिनों से देखा है कि जो कहते हैं हम लोग बात करते थे कि जापान में जो टेक्स्ट बुक प्रिंटेड टेक्स्ट बुक से अब डिजिटल टेक्स्ट बुक्स मिलने लगी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सब जगह कंडीशन वही है, वहाँ पे एजुकेशन का वे अलग है जैसा इंडिया में नहीं है। तो उस पूरे एडिटोर में एट लास्ट इसमें कहा गया है कि आर्गुमेंट ये आता है कि चिल्ड्रन कैन नॉट बी इंसल्टेड फ्रॉम सच थिंग इज फैसिटियस, एक equally facetious is the advice given to patient parents that they should make children fully aware of the risk they face, कि क्या कहते हैं एक इक्वल वे में दिया जाए चिल्ड्रन को जिससे वो फुली तरह से अवेयर हो क्या रिस्क हो सकता है, बच्चे बच्चों को पता हो क्या रिस्क हो सकता है अगर हम इसको सही तरह से यूज़ ना करें। तो पूरे डिटेल में वही ऑनलाइन एजुकेशन के बाद बात की गई है, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात की गई, आप इसे पढ़ सकते हैं। आप एक ऐसे वे में लिखने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एनएचआरसी गॉट ओवर 46,000 प्लेन सिंस अप्रैल। किसमें इंपॉर्टेंट आता है एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको अलग अलग से देख लेते हैं हम लोग। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे स्टैब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसमें 2006 में अमेंडमेंट हुआ। एनएचआरसी ने अभी 25 साल अपनी सिल्वर जुबली मनाई है और 12 अक्टूबर 2018 में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एक तरह से वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री का। ये देखता है कि जो राइट्स हैं रिलेटेड टू लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी किसी भी इंडिविजुअल की, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दी गई हैं वो हार्म तो नहीं हो रही, कोई क्या कहते हैं उन पर कोई दबाव तो नहीं हो रहा उन राइट्स पर। तो इससे एक तरह से पेरिस प्रिंसिपल्स जैसे हैं पेरिस में जो अक्टूबर 1991 में लाए गए थे उसी तरह से बनाया गया था, और इसे इंडोर्स किया गया था पेरिस प्रिंसिपल को जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन द्वारा 20 दिसंबर 1993 को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सीबीएसई एग्जाम डेज टू बी फिक्स आफ्टर डिस्कशन, ऐसा मिनिस्टर ने कहा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, उनका कहना है जो क्लास 10th एंड 12th एग्जाम सीबीएसई एग्जाम्स होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स, उनकी डेट्स जो है वो जल्दी फिक्स हो सकती हैं डिस्कशन के बाद। उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर देख रहा है कि जेई मेंस जो है उसको 4 बार कराए 2021 में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 बार कराने की कोशिश हो रही है कि 4 महीने हो। तो इससे काफ़ी चांसेस हो गए लोगों के एक क्या कहते हैं चांसेस जो पिछले साल नहीं एक इक्वल मिल सके, ऐसा इसमें बात की गई है। तो देखना है क्या होता है, हो पाता है कि नहीं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इंडिया नेपाल टू रीस्टार्ट कमर्शियल फ्लाइट्स, कि क्या कहते हैं जो इंडिया नेपाल के बीच में कमर्शियल फ्लाइट्स जो चलती थी उनको रीस्टार्ट करने की बात की गई है। इसे डेली सर्विस में चालू किया जा रहा है ऐसी बात इसमें है। तो इस पूरी न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इजराइल टू सेट अप टू ओपन अप पार्ट्स ऑफ हेरोड्स प्लेस। हेरोड्स प्लेस ये जगह है, इजराइल अथॉरिटीज़ ने इसे कहा है कि जो किंग हेरोड्स है उनका पैलेस जो है फोर्ट्रेस हिरोडियम, उसे फिर से शुरुआत की जाए। जो सब रोमन एरा लीडर थे जिनका वहीं पे ब्यूरियल प्लॉट है। हेरोडियम जो थे वो एक पॉपुलर क्या कहते हैं टूरिज्म डेस्टिनेशन है जहाँ पे जो बेथलम है उसी के पास पड़ता है वेस्ट बैंक में, और इसे इसराइल द्वारा यूज़ किया जाता है एज अ मिलिट्री और सिविलियन कंट्रोल के लिए। तो क्या कहते हैं ये आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एडीबी नैरोज इंडिया
फाइनेंशियल ईयर 21 जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन प्रोजेक्शन टू 8%, कि जो एडीबी ने नैरो किया है इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 21 का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन उसे 8% को। तो हम लोग देख लेते हैं एडीबी को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को अलग से। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसे डेवलप इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। इसमें 68 मेंबर्स होते हैं, 49 फ्रॉम विद इन एशिया। एज ऑफ 31 दिसंबर 2019 द्वारा एशिया का जो एडीबी का 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स थे वो थे जापान, यूनाइटेड स्टेट ईच विथ 15.6 टोटल शेयर, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4%, इंडिया 6.3%, ऑस्ट्रेलिया 5.8%। इसका एम है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया को। एडीबी का एक तरह से कमिटेड है अचीविंग अ प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशिया को बनाने में। इसका हेडक्वार्टर मनीलिया फिलीपींस में है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।